हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बच्चों, कुछ रिएक्शंस का क्वांटिटेटिव स्टडी करने के बाद, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हमें उसका क्वांटिटी उसकी मेजर की जाती है। क्वालिटेटिव का मीनिंग होता है कि हम क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, इसको स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बाद या क्वांटिटेटिव स्टडी के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है कुछ लॉज को फॉलो करती है, यानी ऑलवेज जब भी ये होंगी तो कुछ लॉज के अंडर होंगी, कुछ लॉज हैं जो इनको गवर्न करेंगे। उन्हीं लॉज को हमें स्टडी करना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने हैं उनको हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकंड है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। तो यू विल राइट फर्स्ट all the chemical reaction, chemical combination या chemical reaction कुछ भी डाल सकते हैं, combination are governed by certain laws, फर्स्ट है बच्चों इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एंड सेकंड है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स का मास कंजर्व है। मास कंजर्व का मीनिंग ये होता है कि मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना मास है उतना ही रहता है। मास अपने वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि मास क्रिएट हो रहा है। कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है, जैसे एनिमल्स है, एनिमल या ह्यूमन बींग्स हैं, बर्थ होता है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब मास भी बढ़ रहा है, या फिर हम मोर एंड मोर प्लांटेशन करें, न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो मास बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, कहीं ना कहीं से ये मास वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि हम बात करें एक प्लांट की, एक सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होके उससे सीडलिंग बनता है, देर आफ्टर इससे स्मॉल प्लांट, देन वो ग्रो करके बिगर टू बिगर होता जाता है। अब प्लांट की स्मॉल स्टेज यानी सीड से हम स्टार्ट करें तो सीड वाटर एब्जॉर्ब करके एयर के थ्रू वो जर्मिनेट होता है, यानी मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में वो जर्मिनेट होता है। इसका मतलब उसने एयर ऑक्सीजन ली या कार्बन डाइऑक्साइड ली, जितने भी, यानी रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, देन वाटर भी उसको चाहिए। तो उसने ये वाटर और एयर इसका मास अपने अंदर लिया और इस मास को लेकर उसने अपनी साइज़ बिगर कर ली। देर आफ्टर जैसे ही उसमें रूट्स या शूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं, लीव्स बनती है, तो लीव सॉइल से और एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेकर, यानी जितना वो मास ले रही है अनदर फॉर्म में, यानी मिनरल्स की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, उस मास को वो चेंज करके फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है और वो फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेती है और प्लांट की ग्रोथ होती है। इसका मतलब है कि मास बन नहीं रहा है, मास वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जा रहा है। सिमिलरली यही सभी ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सभी के साथ यही होता है। यानी हम यूनिवर्स की बात करें, अर्थ के ऊपर बात करें, तो मास अपने वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सिर्फ चेंज करता है, मास क्रिएट नहीं होता, न्यू मास नहीं बन रहा है और ना मास को हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सिमिलर यही थिंकिंग हमें क्या करनी है, रिएक्शन के साथ अप्लाई करनी है। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम ए रिएक्शन। पहले इसकी चलो डेफिनेशन डाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ ए रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, और इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, the mass of
reactants is always equal to total mass of the products. यानी आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन का टोटल मास कांस्टेंट रहने वाला है, रिएक्शन का मास चेंज नहीं होता है। लेट्स सी हाउ। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें A प्लस B ये रिएक्टेंट डाल के आप C कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। A प्लस B ये हमने रिएक्टेंट लिए और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट C बन रहा है, ये हो गए रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो मास है, टोटल मास, वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी इस रिएक्शन में आपने ये जो कंटेनर लिया है इसको आप क्लोज कर सकते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है, आपका कंटेनर सिमिलर है, वही कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर A एंड B प्रोडक्ट्स थे। आफ्टर रिएक्शन A और B सपोज कीजिए कंबाइंड होकर किसी तरह से भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, C प्रोडक्ट बना लिया। अब ये रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सपोज कीजिए आपका कंटेनर बिल्कुल क्लोज है, ना बाहर से अंदर कुछ जा रहा है, ना अंदर का कोई मटेरियल बाहर आ रहा है। तो यानी रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, जब आप मास इसका मेज़र करेंगे तो इस कंटेनर का मास इस कंटेनर के मास इक्वल होगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो दैट इज़ द मास ऑफ कंजर्वेशन और टोटल मास ऑफ ए रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, और वी कैन से द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ A प्लस B इक्वल टू टोटल मास ऑफ C, और यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट, that will be equal to product mass। ये रिएक्टेंट मास। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। कार्बन की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। बच्चों इसीलिए मैंने इन लॉज को नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने पहले एटॉमिक मास आपको करवाया है। अब हम बात करें बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, C प्लस O2 एंड ये बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C का एटॉमिक मास, अब आपने जब एटॉमिक मास कर लिया है तो कितना होता है, 12U। एटॉमिक मास यहाँ पर 12 प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 होता है और O2 लगा हुआ है, यानी 2 एटम्स है। 2 एटम्स का जो मास है वो हो गया 32। 12U कर लीजिए, आप 12 ग्राम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राम लगा लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास भी हम देखेंगे। देन अब कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कैसे निकालना बच्चों आपको, CO2, C प्लस 2O, C कितना है 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 48। क्लियर? तो ये हो गया मास यहाँ पर 48 ग्राम। दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है इस जो ये लॉ है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कैसा भी न्यूमेरिकल गिवन हो या कोई भी इक्वेशन देकर पूछी गई हो, तो किसी इक्वेशन में कभी कोई भी मास का लॉस नहीं होता है। लेट्स सपोज करो कि यही रिएक्शन है, मैं इस तरह से भी इसको समझा सकती हूँ, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया हुआ हो सकता है कि कार्बन अपना सॉलिड होता है। यहाँ हम देखें, चलो इसको पेज चेंज कर लेते हैं। कार्बन सॉलिड होता है, C सॉलिड प्लस O2 ये गैसेस फॉर्म में होती है, और CO2 जो बनेगी वो भी गैस होगी।
अब यहाँ पर सपोज कीजिए आपने 12 ग्राम लिया है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो आपको एनवायरनमेंट से मिलेगी, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिलेगी। आपका कार्बन जो है बर्न हो रहा है, कार्बन का कोल फॉर्म दिया हुआ है, चारकोल फॉर्म दिया हुआ है, कुछ भी गिवन है, और वो बर्न हो रहा है। आपने कोल सॉलिड स्टेट में है इसलिए उसको मेजर कर लिया, आपको पता है कि ये 12 ग्राम है। बट एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आ रही है वो आप मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर आपने ओपन में जो रिएक्शन करवाई है उससे क्या होगा, इसका मास हमें पता नहीं चलेगा। अब आपके बनी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इतना सा सपोज कीजिए ये भी गैस बनेगी, हमें पता है गैसेस फॉर्म में बन रही है। अब सपोज कीजिए कि आपका कार्बन जितना आपने लिया है सारा बर्न हो गया, कुछ लेफ्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। इसका मतलब है ये गैस जब बन रही है तो एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई। आपने जिस कंटेनर के अंदर कार्बन लिया था सॉलिड फॉर्म में वो कंटेनर बिल्कुल खाली, और अब आप उसका वेट लेंगे तो आपका जो कंटेनर का वेट यानी 12 ग्राम कार्बन था वो लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, उसका वेट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको ये लगेगा कि आपके कंटेनर का वेट अब कम हो गया है, इसका मतलब है कि रिएक्शन में वेट लॉस हुआ है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो कार्बन था वो ऑक्सीजन आप मेजर नहीं कर पा रहे, तो आप ये समझिए कि आप किसी ऐसे कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी आपने ऑक्सीजन भर दी है और फिर उसमें कार्बन डाल के उसकी बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन बहुत सारी आपने डाल दी, कार्बन डाल दिया, बंद कीजिए और उसको क्या कीजिए, आप वेट कीजिए उसका, ठीक है। जितना वेट आया आप नोट कीजिए। उसके बाद अब रिएक्शन में उसको जब रिएक्शन स्टार्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो क्योंकि कंटेनर में हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, कोई होल नहीं छोड़ा है बाहर निकलने के लिए, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सारा का सारा कंटेनर के अंदर ही होगा। अब उसका वेट लीजिए तो आपका वेट रिएक्शन में स्टार्टिंग में यानी हमने रिएक्शन स्टार्ट करी, रिएक्टेंट का जितना वेट होगा उतना ही वेट आपको अब प्रोडक्ट का मिलेगा क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेनर छोड़ने के लिए जगह नहीं दी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी भी कंटेनर के अंदर है। समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल इसका हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे डोमेस्टिक यूज़ में एलपीजी सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, 14 kg उस पर लिखा हुआ होता है, एक नॉर्मल में बात कर रही हूँ। 14 kg का मतलब है कि एलपीजी जो गैस है 14 kg उसमें फिल करी गई है। नाउ अब वो बर्नर पे बर्न होती है और बर्न होके जितना भी एलपीजी है सारा का सारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और बर्निंग से हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको हम फूड कुकिंग में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई। अब हमारा सिलेंडर बिल्कुल खाली, इसका मतलब अब उसका वेट 14 kg नहीं है। तो बच्चों रिएक्शन हुई यानी रिएक्टेंट हमारा था एलपीजी प्लस एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और बर्निंग रिएक्शन हुई। बर्निंग के बाद बना क्या, प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में मिक्स हो गया, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे। बट हम रिएक्शन को क्वांटिटिव एनालिसिस करें, जो कि हम इस तरह से रिएक्शन यानी बैक चले हम, तो हमें इस तरह से रिएक्शंस को फॉलो करना है। ये हमें क्वांटिटिव मेजरमेंट लेना है। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, इस तरह रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तब इसको ज़्यादा बेटर जान पाएंगे। तो ये कार्बन का मास, ये ऑक्सीजन का मास, ये कंबाइंड होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मास मैंने यहाँ निकालना इस तरह से बताया है, इसको फर्दर हम और स्टडी करेंगे। तो ये मास, इसका टोटल मास जो है वो कांस्टेंट है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस लॉ आल्सो नोन एज इंडेस्ट्रक्टिबल लॉ। नाउ कम टू द सेकंड लॉ। अब हम सेकंड लॉ स्टडी करते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑलवेज डिफाइनाइट रेशो रखते हैं मास का। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशो बाई मास एंड डिफाइनाइट रेशो ऑफ द मास। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ए केमिकल
substance always contain same elements in definite ratio by मास। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिमेंट फिक्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होंगे, ऑलवेज फिक्स है, यही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऐसा ही नहीं है कि आपने CO3 कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो एक तो एलिमेंट फिक्स हो गए यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकंड, उनका जो रेशियो है एलिमेंट्स का वो ऑलवेज फिक्स होगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो CO2 C1 होगा और O2 होंगे, यानी 1:2 की रेशो है। ये तो मैंने एटम से की नंबर की रेशो बताया है, तो मास में इनका फिक्स होगा। तो ऑलवेज जो मास रेशो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। आप किसी भी सोर्स से उसको बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने सोर्स यानी बनाने का मेथड है वो चेंज कर दिया तो आपका जो केमिकल कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स का मास रेशो भी चेंज होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, CO2, mass of C 12, mass of O 16, then CO2 that is 12 and that is 32। यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16, तो हम यहाँ पर U भी आप लगा सकते हो, एटॉमिक मास है तो U लगा लीजिए। नाउ दिस इज द 12 एंड 32। अब इसका हम रेशो ले तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 से, यानी सिंपलेस्ट रेशो आप इस रेशो में भी ले सकते हैं 4:32, बट ये थोड़ा सा लार्ज है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, तो हम थोड़ा सा सिंपल रेशो बना लेते हैं 3:8। ये हम इसको कट करें तो यहाँ पर 3:8, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। एक बार 12 देन 32, दिस इज मास रेशो। नाउ 12:32, ये हमने कट किया, दैट इज 3:8। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 3:8 रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा। इन कार्बन डाइऑक्साइड, इन CO2, the mass ratio of C and oxygen is always fixed, that is 3:8, and it doesn't depend, it doesn't depend on the method of preparation या source of compound। क्लियर? तो ये कभी डिपेंड नहीं करता है कि सोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। CO2 कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग मेथड्स। अभी मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन या चारकोल, कुछ भी ले सकते हैं, सभी का सिंबल C होगा। बर्निंग ऑफ कार्बन C+O2,
CO2। सेकंड है बाय decomposition of CaCO3 CaO plus CO2, then by the reaction of CaCO3 and HCl, तो ये हो गया बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ ही कर लीजिए इसको, एंड यहाँ से मैं इसमें प्लस का साइन लगा देती हूँ, दैट इज CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो वॉट एवर मे बी द सोर्सेज ऑफ द कंपाउंड, बट यहाँ पर जो मास रेशो होगा विल बी फिक्स। तो CO2 यानी फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही है, दैट इज सेम इन ऑल केसेस। CO2 तो तीनों मेथड हमने डिफरेंट मेथड्स लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो सभी तीनों मेथड्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है एलिमेंट्स का वो क्या होगा, सेम। इन ऑल मेथड्स the mass ratio of carbon and oxygen is fixed, and that is 3:8। clear? तो दिस इज नोन एज द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन लॉ और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। बट यहाँ पर बच्चों इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस हैं, या हम इसके ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। तो यू कैन राइट द ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट लॉ के कोई ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ये है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हमने डिफरेंट आइसोटोप ले लिए, तो फिर इसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ है वो फेल हो जाता है। इफ़ वी आर गोइंग टू टेक, और इफ़ वी टेक, या हम ये भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स C12 C14 प्लस O2 प्लस O2, तो ये CO2 ये 12 एंड C14 O2। तो बच्चों यहाँ पर C12 जो लिखा है ना वो मास नंबर 12 है, यानी इसका मास 12 है, और जो 14 लिखा है वो आइसोटोप है जिसका मास 14 है। तो अब जब आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ना, तो यहाँ पर जो मास रेशो आने वाला है, मास रेशो ये 12:32, क्योंकि ऑक्सीजन में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ चेंज हुआ है कार्बन में। तो 12:32 और यहाँ 14:32, तो क्या हुआ, आपका मास रेशो चेंज हो गया है। यहाँ 12:32 है, यहाँ 14:32 है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ आइसोटोप्स द मास रेशो इज डिफरेंट फॉर द सेम कंपाउंड। इन केस ऑफ आइसोटोप्स द मास रेशो is different for same कंपाउंड। दैट मीन्स आपने एक बार ये आइसोटोप लेके बना लिया, एक बार ये लेके बना लिया, बना आप कार्बन डाइऑक्साइड रहे हो वही बन रहा है, बस मास रेशो चेंज हो गया। सेकंड क्या है, इन सम केसेस the mass ratio of elements is same, but the products are different. But the products are
डिफरेंट। और इसके कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओपन होती है तो सेम, यानी जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट भी सेम है, उनका मास रेशियो भी सेम है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है C2H5OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पर बच्चों कार्बन है, देन हाइड्रोजन है इसके अंदर, एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन 5 and 1 6 है, एंड ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये एलिमेंट का मैंने रेशियो ले लिया 2:6:1। अब इसका बच्चों मास रेशियो आप निकालोगे तो कार्बन के 2 है, एक का मास 12 होता है, तो यहाँ पर हो गया मास रेशियो ये 24। हाइड्रोजन का 1 ही होता है तो 6 आएगा, और ये 16। अब आप इसको कट करके सिंपल रेशियो में बना सकते हैं। अभी सिंपल सा आप ये रखिए। अब इसी का दूसरा, यानी इसी रेशियो में जब हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो दूसरा कंपाउंड क्या बनने वाला है? CH3OCH3, दैट इज कॉल्ड ईथर, इथाइल ईथर आप बोल सकते हैं, सॉरी मिथाइल ईथर। तो ये है ईथर। अब यहाँ पे देखिए यही कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1 2 कार्बन है, 3 and 3 6 हाइड्रोजन है, एंड 1 यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये यहाँ पर रेशो डॉट्स लगी हुई है रेशो की। अब आप मास लेंगे तो वही 2 का 24 है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए। मास रेशो कितना हुआ? 24, देन 6, देन 16। क्लियर? तो हमने सेम एलिमेंट्स लिए हैं, उनका मास रेशियो सेम रखा है, बट प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट है। इसका मतलब ये लोग कई जगह फेल हो जाता है, बट हमें फिर भी इसको स्टडी करना है। तो दीज आर 2 इम्पोर्टेंट लॉज दैट आर गिवन इन योर NCERT बुक। बच्चे दोनों लॉज हमने स्टडी कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा लॉ किसने दिया था। वैसे तो ये स्टार्टिंग में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था। यहाँ पर जो फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दैट वाज गिवन बाय लेवोइजियर ने। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इसमें इन 19 यहाँ पर डाल लीजिए इसको, मास कंजर्वेशन लॉ। तो ये है 1774 में बाय लेवोइजियर। और सेकंड जो है हमारा, देखते हैं कौन से पेज पे है। दैट वाज गिवन 1779 बाय प्राउस्ट। तो ईयर के साथ साइंटिस्ट का नेम है। देन नाउ, अब हमने फर्स्ट लॉ स्टडी किया था मास कंजर्वेशन लॉ। तो मास कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करके बच्चों इसकी हेल्प से मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड वी कैन कैलकुलेट। मतलब हमारे कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये फर्स्ट लॉ की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास कंजर्व होता है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स करने में हेल्पफुल होगा, दैट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में यूटिलाइज होगा।